नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं डायलॉगस। आज बात तेल संकट और उससे आगे की दुनिया के बारे में। खाड़ी और तेल संकट से उपजी महंगाई और उससे पैदा मंदी दुनिया को डरा रही है। भारत भी अछूता नहीं है। सरकार चुप है, सतर्क है, चुस्त भी है। विपक्षी दल डंडा लिए घूम रहे हैं। जनता डरी हुई है। दूध महंगा हो गया है, ब्रेड की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल भी बेकाबू है। फिर आगे क्या? आगे घनघोर अंधेरा होने वाला है या कहीं से कोई दरीचा दिख रहा है जहां से उम्मीद की किरण हमें कोई रास्ता दिखाएगी? तजवीज़ करते हैं। दोस्तों, आर्थिक संकट सिर्फ बाजार की खबरें नहीं होती। ये सिर्फ शेयर बाजार की लाल हरी स्क्रीन नहीं होता। इसका मतलब होता है नौकरी जाना, कारोबार बंद होना, खाना न मिलना, नौकरी से हाथ धो बैठना, मध्यम वर्ग की बचत खत्म हो जाना, सरकारों पर दबाव बढ़ना, सरकार का दिवालिया हो जाना और लोगों के भविष्य का डर में बदल जाना। जब आर्थिक संकट आता है तो सिर्फ कंपनियां नहीं टूटती, समाज का भरोसा टूटता है, नौकरियां जाती हैं, दुनिया बदसूरत और खाली दिखती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, हाहाकार मच जाता है। पिछले 30 सालों में दुनिया ने कई बार ऐसा देखा। कई देश तबाह हुए, बर्बाद हुए, बेरोजगारी बढ़ी, लोग सड़कों पर आए, हिंसा हुई। लेकिन इन सब संकटों से भारत या तो बच गया, लगभग बचा, या अछूता रहा। दुनिया फंस गई, हम बच गए। इन सब के बीच एक सवाल बार बार जहन में आता है। जब दुनिया बार बार बिखर रही थी, तब भारत हर बार पूरी तरह क्यों नहीं टूटा? कैसे बच गए हम बाल बाल? क्या हम भाग्यशाली थे? क्या भारत दुनिया से पीछे था? हम इसलिए बच गए क्योंकि पीछे रहने वाले का नुकसान अक्सर कम होता है। या भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसी कुछ ताकतें थी जिन्हें दुनिया ने लंबे समय तक शायद समझा ही नहीं। एक निगाह डालते हैं 30 साल के मंदी के इतिहास पर। वो मंदी जो कई देशों को निगल गई। थाईलैंड बर्बाद हो गया, दक्षिण कोरिया ने घुटने टेक दिए थे, हांगकांग तबाह हो गया था, मलेशिया कांपने लगा था, इंडोनेशिया में जनता ने विद्रोह कर दिया था, भारी हिंसा हुई थी। चलिए विस्तार से, ये केवल समझने के लिए कि कब, कहाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ और भारत कैसे बच गया। आज हम इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, बहुत आसान जबान में। आगे बढ़ते हैं। 1997 में एशिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बन रहा था, खासकर साउथ ईस्ट एशिया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और मलेशिया जैसे देशों को एशियन टाइगर्स के नाम से जाना जाने लगा था। दुनिया भर के निवेशक वहां पैसा लगा रहे थे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, रियल एस्टेट का अपना जलवा था, शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एशिया अब पश्चिमी देशों की बराबरी में आ खड़ा होगा, आर्थिक चुनौती देगा। लेकिन इसी चमक के पीछे एक घनघोर कमजोरी छिपी हुई थी। इन देशों ने भारी मात्रा में विदेशी कर्ज लेना शुरू कर दिया, खासकर डॉलर में। समस्या ये थी कि उनकी कमाई स्थानीय मुद्रा में थी, लेकिन कर्ज डॉलर में लिया गया। जब तक विदेशी निवेश आता रहा, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही निवेशकों को थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पर शक हुआ, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। थाईलैंड की मुद्रा बहुत गिर गई। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बात बहुत गिर गया था, औंधे मुंह, और यहीं से संकट शुरू हुआ। इसके बाद डोमिनो इफेक्ट से पूरी एशिया हिलने लगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग की करेंसी भी तेजी से टूटने लगी। कई देशों की मुद्राएं 40 से 80% तक गिर गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए, बैंक डूबने लगे।
IMF को बेल आउट अनाउंस करना पड़ा, बेल आउट पैकेजेस देने पड़े। इंडोनेशिया में राजनीतिक हिंसा तक शुरू हो गई, लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था लगभग स्थिर रही, भारत लगभग स्थिर बना रहा। इसकी वजह, उस समय भारत पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी नहीं था। भारत ने अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह विदेशी पूंजी के भरोसे नहीं छोड़ा था। भारतीय बैंक विदेशी जोखिम भरे कर्ज में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं थे। भारत की इकोनॉमी मोटे तौर पर डोमेस्टिक डिमांड पर आधारित थी, चलती थी। उस समय भारत की धीमी आर्थिक रफ्तार की आलोचना होती थी, लेकिन वही सतर्कता संकट के समय कवच बन गई, ढाल बन गई। इस संकट ने दुनिया को पहला बड़ा सबक दिया कि हर तेज ग्रोथ सुरक्षित नहीं होता। ग्रोथ वही होता है जो सुरक्षित हो। एशियाई टाइगर इकोनॉमी बर्बाद हुई, हम बच गए बाल बाल फिर से। इसके ठीक 2 साल बाद दुनिया ने इंटरनेट रिवॉल्यूशन का दौर देखा। 1990 के दशक के आखिर में दुनिया को लगने लगा कि इंटरनेट भविष्य बदल देगा। ये सोच सही भी थी, लेकिन बाजार ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित हो गया। अमेरिका में सैकड़ों इंटरनेट कंपनियों ने अपनी दुकानें लगा दी। कई कंपनियों के पास न मजबूत बिजनेस मॉडल था और न मुनाफा, लेकिन उनके शेयर लगातार ऊपर जा रहे थे। निवेशकों को लग रहा था कि इंटरनेट से जुड़ी हर कंपनी भविष्य की दिग्गज कंपनी बनेगी। नैस्डैक लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि कई कंपनियां सिर्फ हाइप और उम्मीद पर चल रही है। फिर अचानक .com बबल फूट गया। हजारों टेक कंपनियां रातों रात बंद हो गईं। लाखों लोगों की नौकरी चली गई, सड़कों पर आ गए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली गई। संकट में दुनिया इसकी चपेट में आ गई। भारत पर इसका असर जरूर पड़ा, लेकिन भारत का आईटी सेक्टर पूरी तरह नहीं टूटा। उसी समय दुनिया को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आउटसोर्सिंग सर्विसेज की जरूरत बढ़ रही थी। भारत के पास स्किल्ड लेकिन कंपैरेटिवली सस्ता मैन पावर था। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी और विप्रो जैसी भारतीय कंपनियां तेजी से ग्लोबल आउटसोर्सिंग की ताकत बन गई। अमेरिका लागत कम करना चाहता था और भारत सर्विसेज देना चाहता था। यानी जहां अमेरिका के लिए संकट पैदा हुआ, वहीं भारत के लिए अवसर पैदा हो गया। इसी दौर में दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे चीन की तरफ शिफ्ट होने लगी। दुनिया की आर्थिक ताकत का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से एशिया की ओर बढ़ रहा था। इन सब के बावजूद 1999 से 2002 की मंदी ने कंपनियों के ग्रोथ पर नेगेटिव असर डाला। भारी संख्या में भारतीयों की नौकरियां गईं। ये करीब करीब 3 साल की खतरनाक मंदी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार अपने 5 साल के दौरान स्ट्रगल करती रही, विकास दर के लिए तरसती रही, कुछ न हुआ। 2003 के बाद मंदी खत्म हुई, देश और दुनिया ने राहत की सांस ली। 5 साल के बाद फिर एक मंदी का साइकिल आया। इस बार सूत्रधार अमेरिका था। 2008 में दुनिया ने आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय संकट देखा। इस बार संकट अमेरिका के हाउसिंग मार्केट से शुरू हुआ। अमेरिकी बैंकों ने ज़रूरत से ज़्यादा सबप्राइम लोन बांटने शुरू कर दिए थे। ऐसे लोगों को भी लोन दिया गया जिनकी रीपेमेंट क्षमता कमज़ोर थी। इन्हें सबप्राइम लोन कहा गया। बैंकों को भरोसा था कि घरों की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे लोग EMI चुकाने में असफल होने लगे, डिफ़ॉल्ट करने लगे, हाउसिंग मार्केट गिरने लगा। सितंबर 2008 में अमेरिकी निवेश बैंक लेमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। यही वो क्षण था, यही वो पल था, यही वो वक्त था जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। शेयर बाजार ढेर हो गए, बैंक एक दूसरे को पैसा देने से डरने लगे, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम लगभग फ्रीज होने लगा। अमेरिका और यूरोप में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, लाखों लोगों के घर चले गए, लाखों लोग सड़क पे आ गए, नौकरियों से हाथ धो डाला। इस संकट ने दुनिया को टू बिग टू फेल की सच्चाई दिखाई। कई बड़े बैंक इतने बड़े हो चुके थे कि अगर उन्हें डूबने दिया जाता तो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाती, कोई कहीं का नहीं रहता। इसीलिए सरकारों ने टैक्स पेयर्स के पैसे से बैंकों को बचाया।
इससे आम लोगों में गुस्सा बढ़ा। लोगों को लगा कि गलती बैंकों की और कीमत जनता चुका रही है। यही गुस्सा आगे चलकर पश्चिमी देशों में एंटी ग्लोबलाइजेशन और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की बड़ी वजह बना। भारत को भी इस संकट से झटका लगा। शेयर बाजार गिरा, एक्सपोर्ट सेक्टर प्रभावित हुआ और ग्रोथ धीमी हुई। लेकिन भारत अमेरिका या यूरोप की तरह कोलैप्स नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि भारतीय बैंक टॉक्सिक एसेट्स में ज़्यादा शामिल नहीं थे। आरबीआई ने अमेरिकी शैली को रिस्की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को पूरी तरह खुली छूट नहीं दी थी। इसके अलावा भारत की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन थी। सरकार और आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाई और इंटरनल इंटरेस्ट रेट कम की ताकि इकोनॉमी में डिमांड बनी रहे। 2008 ने साबित किया कि कई बार कंजर्वेटिव बैंकिंग सिस्टम ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। फिर आया 2020 जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। एक ऐसा संकट जिसने पूरी दुनिया को मानो रोक दिया। इस बार समस्या बैंकिंग सिस्टम या शेयर बाजार से नहीं बल्कि एक वायरस से शुरू हुई। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में धकेल दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, फ्लाइटें बंद हो गईं, सप्लाई चेन टूट गया, करोड़ों लोग घरों में बंद हो गए। इतिहास में पहली बार मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी खुद रुक गई थी। सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे कारोबारियों, मजदूरों, टूरिज्म सेक्टर और एविएशन इंडस्ट्री को हुआ। भारत में माइग्रेंट वर्कर्स की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। कोरोना ने दुनिया को एक और बड़ी सच्चाई दिखाई, ग्लोबल सप्लाई चेन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता। चीन में फैक्ट्रीज बंद हुई तो अमेरिका और यूरोप में प्रोडक्शन रुकने लगी। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण कार इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुआ। दुनिया को पहली बार समझ आया कि अगर सारी मैन्युफैक्चरिंग एक ही देश पर निर्भर हो जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। इसी के बाद चाइना +1 स्ट्रेटजी की चर्चा शुरू हुई और आज भी दुनिया उस पर कायम है। फ़ायदा भारत को है, लेकिन देखेंगे भारत का ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जाने लगा है। भारत ने इस संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए, उपाय किए। करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को चालू रखने में बड़ी भूमिका निभाई। भारत वैक्सीन प्रोडक्शन का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की गई। हालांकि ये भी सच है कि इस संकट ने इनइक्वालिटी और बेरोजगारी को बहुत हवादी बढ़ाया। स्टॉक मार्केट्स जल्दी रिकवर हो गए, लेकिन छोटे कारोबारों और आम लोगों की इनकम को रिकवर होने में ज़्यादा वक्त लगा। कोरोना ने यह सिखलाया कि इकोनॉमी सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी और उनकी सुरक्षा से चलती है। अब आखिर में दुनिया 2026 में फिर एक नए डर के सामने खड़ी है। अमेरिका ईरान तनाव और मिडल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता ने तेल संकट का नया खतरा पैदा कर दिया है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। अगर यहाँ संघर्ष बढ़ता है या शिपिंग प्रभावित होती है, जो कि हो रही है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जा सकते हैं, जा रहे हैं, जाएंगे। तेल सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग, ये सब लगभग हर सेक्टर तेल पर निर्भर हैं। इसीलिए तेल महंगा होने का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी का महंगा हो जाना। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया है, फैक्ट्रीज का खर्चा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन लगातार ऊपर जा रहा है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो रिजर्व बैंक के पास ब्याज दरें ऊंची रखने का विकल्प ही एकमात्र रास्ता होगा। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है, बिजनेस एक्सपेंशन ढीला पड़ता है, नौकरियां प्रभावित होती हैं और यही वजह है कि दुनिया को स्टैगफ्लेशन का डर सता रहा है, यानी धीमी ग्रोथ और ऊंची इन्फ्लेशन एक साथ। भारत के लिए ये संकट इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तेल महंगा होने से भारत का इंपोर्ट भी महंगा और रुपए पर दबाव आ रहा है बहुत तेज़ी से। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एविएशन, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स और फर्टिलाइजर सेक्टर पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ चुका है। लेकिन भारत की इकोनॉमी में कुछ मजबूत
आधारभूत पक्ष भी हैं। भारत ने एनर्जी इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई किए हैं, खासकर हाल के दिनों में। रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा है। रिन्यूएबल एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर निवेश बढ़ रहा है। भारत स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी तैयार कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग की नीति अपना रहा है। भारत अमेरिका से भी संबंध बनाए हुए है, रूस से भी और मिडिल ईस्ट से भी। यानी भारत कोशिश कर रहा है कि वो किसी एक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर ना रहे। अगर 1997 से 2026 तक की पूरी कहानी देखें तो एक बात साफ है, हर संकट अलग था, उसका रंग अलग था, लेकिन हर संकट की जड़ में कहीं न कहीं ज़रूरत से ज़्यादा लालच, कर्ज या डिपेंडेंस मौजूद था। कहीं फॉरेन डेट ज़्यादा था, कहीं स्पेकुलेशन ज़्यादा हुआ और कहीं सप्लाई चेन पूरी तरह से एक ही क्षेत्र पर निर्भर थी और उससे वो प्रभावित हुआ। भारत हर बार पूरी तरह इसलिए नहीं टूटा क्योंकि भारत लंबे समय तक कंपैरेटिवली कॉशियस इकोनॉमी बना रहा। हालांकि अब भारत भी दुनिया से गहराई से जुड़ चुका है, इसलिए भविष्य के संकटों से पूरी तरह बचना आसान नहीं होगा। लेकिन इस देश के पास बड़ा घरेलू बाजार है, युवा आबादी बहुत बड़ी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइवर्सिफाइड डिप्लोमेसी जैसी ताकतें हैं जो इसे मजबूत बनाती हैं, जो कवच की तरह काम कर सकते हैं। दुनिया की नज़र फिलहाल खाड़ी पर टिकी है। मंदी उतनी ही गंभीर होगी, लड़ाई जितनी लंबी होगी। आने वाला वक्त नाजुक है। अब सवाल ये नहीं है कि संकट आएगा या नहीं, असली सवाल यह है कि कौन सा देश सबसे तेजी से खुद को बदल और संभाल पाएगा, क्योंकि 21वीं सदी में वही अर्थव्यवस्था टिकी रहेगी जो सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि रेजिलियंस भी बनाए रखेगी। भारत क्या ऐसा ही है? ये आप मुझे बताएंगे। कमेंट करिए और हमारे कमेंट में आप बताइएगा कि क्या भारत ऐसा ही है जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, और भारत का भविष्य आप कैसा देखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। नमस्कार।